बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने आपके लिए आज जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो फैमिली लॉज के बारे में है। आप ये देखेंगे कि फैमिली प्रोसीडिंग्स के दौरान मेरी ऑब्ज़र्वेशन में बहुत ज़्यादा बातें आई हैं, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस आए हैं। तो मैं ज़रूरी समझता हूँ आज उन सब पे बात कर ली जाए ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए, कोर्ट्स को भी क्लैरिटी हो और लॉयर्स को भी क्लैरिटी हो कि हमने करना क्या है। अच्छा, इसका फ़ायदा या इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़रूरी है कि आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात एक छोटे से कॉमा से या एक छोटे से वर्ड से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आप अगर डाल देते हैं तो उसको अमेंड करवाने के लिए फिर आप कितना कीमती टाइम कोर्ट का भी और आप लोगों का भी ज़ाया होता है। तो इसलिए इन मिसकंसेप्शंस पे बात होनी चाहिए। तो इसमें से कुछ हैरानकुन बातें भी होंगी जो कि शायद पहले आपके नॉलेज में ना हो, बहुत सौ के नॉलेज में होंगी भी, लेकिन जिनके नॉलेज में नहीं होंगी उनके लिए ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि हम गार्डियनशिप और कस्टडी में फ़र्क नहीं करते। देखिए, गार्डियनशिप इज़ समथिंग डिफरेंट और कस्टडी इज़ समथिंग डिफरेंट। आप इसमें फ़र्क किया कीजिए। गार्डियनशिप की पिटीशन दायर होती है, प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा है जो कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में मेंशन है, दिया गया। अगर आप उसे देखेंगे, शायद वॉल्यूम 2 है, चैप्टर शुरू का पहला 1 ही है, उसका पार्ट बी में आप देखेंगे तो गार्डियनशिप का वहाँ पे परफॉर्मा मौजूद है। और गार्डियनशिप अंडर सेक्शन 7 रेड विद सेक्शन 17 दायर होती है जो कि कस्टडी है। अच्छा, कस्टडी और हज़ानत में भी फ़र्क है, लेकिन ये बहुत कम्प्लेक्स टॉपिक है। आज मैं इस पर बात नहीं करूँगा, ये पूरा सेपरेट एक लेक्चर हो सकता है इस पर, एक कस्टडी और हज़ानत का क्या इशू है। तो हज़ानत की जो दरख्वास्त है वो एक सेपरेट लॉ के तहत होती है, या जिसको हम अगर कस्टडी भी फ़र्ज़ करें मान लेते हैं तो वो सेक्शन 25 के तहत होती है। गार्डियनशिप होता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन। कस्टडी में हम बच्चों की कस्टडी मांग रहे होते हैं कि ये हमारे हवाले कस्टडी की जाए। तो एक ज़रूरी बात यहाँ पे मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ कि सेक्शन 25 जो है वो एक प्रोसीजरल प्रोविज़न है। सेक्शन 25 राइट कन्फर नहीं करता कस्टडी का किसी भी पार्टी के ऊपर कि हम चले जाते हैं जी कि सेक्शन 25 के तहत हमें कस्टडी दिलवाई जाए, हालांकि वो कस्टडी जो होती है वो दूसरे फरीक के पास मौजूद है और उसने फोर्सिबली आपसे नहीं छीनी, ना आपकी वो कस्टडी से रिमूव हुए हैं फोर्सिबली। तो पिटीशन आ गई कस्टडी की कि जी कस्टडी सेक्शन 25 की। सेक्शन 25 कन्फर नहीं करता कोई राइट। ये प्रोसीजरल प्रोविजन है कि जब एक वार्ड रिमूव कर जाता है या ही लीव्स द कस्टडी ऑफ द गार्डियन तो उसको वो हमने वापस कैसे लेना है। तो ये प्रोसीजर वहाँ पे जस्ट प्रेस्क्राइब हुआ है, तो इसको अभी आप जहन में रखा करें। लेकिन मैंने जैसे कि अर्ज़ की कि हज़ानत का और कस्टडी का बहुत कम्प्लेक्स जो है ये कंसेप्ट है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। इस पर फिर कभी मैं वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये होल्ड की है कि ये जो प्रोविज़न है कस्टडी की सेक्शन 25 की, ये सब्सटेंटिव प्रोविज़न नहीं है। अच्छा, इसमें मैं आपको जजमेंट का रेफरेंस दे देता हूँ कि कस्टडी और गार्डियनशिप में फ़र्क है। 2021 MLD 810 इस्लामाबाद, 2012 MLD 1755 लाहौर। अच्छा, गार्डियनशिप में आप देखेंगे कि इसका एक डिक्लेरेशन ऑफ विलिंगनेस ज़रूर आपने देना होता है। अगर आप प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा देखेंगे तो उसके नीचे एक डिक्लेरेशन बना हुआ है और 2 विटनेसेस को अटेस्ट होना होता है। लेकिन यूजुअली मैंने देखा है ये कभी भी अटेस्ट नहीं होता, 2 विटनेसेस को अटेस्ट नहीं करते, डिक्लेरेशन वैसे ही नहीं दिया होता। और जो प्रोसीजरल प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा से हटके अब पिटीशंस आती हैं नैरेटिव फॉर्म्स के अंदर, उनमें ये देखा कि उनमें तो ये कंसेप्ट ही कभी नहीं है कि नीचे को डिक्लेरेशन दिया हो विलिंगनेस का कि मैं बनना चाहता हूँ। तो इसको आप ज़रूर देखें कि ये ज़रूर देना चाहिए। और इसके लिए सेक्शन 10(3) है गार्डियन और वार्ड एक्ट का, जो कि ये रिक्वायर करता है कि आपने ये डिक्लेरेशन देना है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन बड़ा कम्प्लेक्स है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो देख लीजिएगा तो आपको वहाँ से अंदाज़ा और आइडिया हो जाएगा। अच्छा, यूजुअली बाप के अलावा दूसरे लोग गार्डियन की पिटीशन फाइल कर देते हैं, तो उनके जहन में अक्सर सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 नहीं होता गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का। माँ आ जाती है या कोई चचा अंकल या कोई और नानी, अमूमन नाना आ जाते हैं कि हमें गार्डियन अपॉइंट करें अगेंस्ट दी फादर। अब मैंने अक्सर देखा है कि आप इसको पढ़ेंगे सेक्शन 19 को, वो कहता है कि नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड गार्डियन ऑफ द माइनर, गार्डियन ऑफ द पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर अनलेस द फादर इज़ फाउंड टू बी अनफिट बाय द कोर्ट। अब जब तक अनफिटनेस की एविडेंस नहीं आ जाती तो बाप के अलावा तो कोई दूसरा शख्स हो ही नहीं सकता। तो अनफिटनेस की वहाँ पे कोई एविडेंस ही मौजूद नहीं होती, किसी को इसका आइडिया ही नहीं है, तो कोर्ट के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। तो मुझे तो अक्सर ये खारिज करनी पड़ती है पिटीशन, ये रेफरेंस दे के, या उनको समझाना पड़ता है अगर एक्स पार्टी हैं
कि भाई आप उसकी कोई अनफिटनेस की एविडेंस लेके आएँ। तो जैसे कि ये मैंने आपसे अर्ज़ की कि सेक्शन 25 की प्रोसीजरल प्रोविजन है, तो इसकी जजमेंट ये है PLD 2021 FSC फेडरल शरीयत कोर्ट 5050। आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। अच्छा, हमने अक्सर देखा है तो वकला साहबान आके ये कहते हैं कि सर वो जो सुप्रीम कोर्ट का शेड्यूल है वो बना दें। देखिए, इसमें समझने की बात ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो शेड्यूल हमारे लिए मैंडेटरी करार नहीं दिया, वो वैसे भी कंसेंट के साथ वो विजिटेशन शेड्यूल फ्रेम हुआ था। हर केस के अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो वो हम पे बाइंडिंग नहीं है। हाँ, अगर पार्टीज़ राज़ी हैं तो बाज़ औक़ात हम उसके मुताबिक भी बना देते हैं। ये विजिटेशन शेड्यूल बनवाते वक्त ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द मैटर, तमाम सर्कमस्टांसेस, स्कूलिंग के, कोई बीमारी के, कोई डिस्टेंस के, कोई काम के, ये सब देखने पड़ते हैं, तो उसी हिसाब से बनता है। तो ये नहीं रूटीन में कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट वाला शेड्यूल बना दें अगर मैटर कंटेस्ट हो रहा है। तो ना भी कंटेस्ट हो रहा है तो वो एक्स पार्टी भी है, तो उनकी बात सुननी चाहिए, वकला साहबान को बताना चाहिए कि हमें क्या सूट करता है। अच्छा, अब देखेंगे कि जब भी गार्डियन अपॉइंट होता है या कस्टडी का इशू हो जाता है, कस्टडी की पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है और वो बच्चा बाप वापस नहीं करता, तो अक्सर मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत ज़्यादा केसेस में अमूमन नहीं आइडिया होता कि इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है। तो कस्टडी के लिए तो हम जारी कर देते हैं दफ़ा 100 का वारंट, लेकिन अगर कोई और प्रोविज़न वायलेट हो रही है, गार्डियन को अपॉइंट हुआ है, गार्डियन अगर मिसकंडक्ट कर रहा है और बाप या माँ बच्चा हवाले नहीं कर रही, तो सेक्शन 45 जो है वो पेनल्टीज़ प्रेस्क्राइब करता है फॉर कंटुमेशियस कंडक्ट ऑफ ए पार्टी। आप उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर कि उसमें पहले फ़ाइन है, तो उसके बाद ईच डे फ़ाइन है, फिर एंड में आप साथ ही सिविल प्रिसन भी है, इम्प्रिसनमेंट भी है, वो आप कर सकते हैं। तो जब भी कोई ऐसी कोर्ट का ऑर्डर वायलेट हो तो आप सेक्शन 45 की पिटीशन फाइल किया करें। अच्छा, अब जो एक आ जाती है कि हमारे पास पिटीशन के जी आपने अपॉइंट किया गार्डियन, तो आप इसमें अब प्रॉपर्टी किसी और डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट करती है कि हमें परमिशन दे दें इसको सेल करने की। देखिए, सेक्शन 16 तो बहरहाल यही कहता है कि जो प्रॉपर्टी है इसकी सेल की परमिशन उसी कोर्ट ने देनी है विद इन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ विच कोर्ट द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। ये सेक्शन 16 कहता है। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी मौजूद है, लेकिन रिसेंटली मुझे याद पड़ता है कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट देखी है जिसमें ये भी कहा गया कि कोर्ट दे सकती है इजाज़त कि जो उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से बाहर सिचुएट करता हो, लेकिन मुझे उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा कि आया उसमें सेक्शन 16 और बाकी कोई जजमेंट रेफ़र हुई हैं। इस पे मैं अभी सर्टन नहीं हूँ, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट से पहले तक तो पोजीशन यही थी कि उसी कोर्ट में जाना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, और सेक्शन 16 भी शायद उसके ये भी यही कहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट इस पे है वो है 2021 CLC 934 मुसम्मत सोबिया जबीन वर्सेस जज गार्डियन कोर्ट ईस्ट इस्लामाबाद। सक्सेशन सर्टिफिकेट पे मैं पूरे का पूरा एक लेक्चर बना चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन सक्सेशन में मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि इंट्रिकेट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ जो है वो सिविल कोर्ट ने डिटरमिन करनी है। हमने सक्सेशन सर्टिफिकेट समरी प्रोसीडिंग में देना है, और द पर्सन हु अपीयर्स प्रामा फेशाई हैविंग बेस्ट टाइटल, हमने इसमें टाइटल का फैसला नहीं करना, जो प्रामा फेशाई हमें लगता है हमने उसको दे देना है। बेस्ट इंटाइटल लगता है, इसमें हमने इशू फ्रेम नहीं करने, इस पे हमने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करवाना, ये रेस जुडिकेटा नहीं होती। अगर आप ये हम सारे काम करते हैं तो हम सिविल कोर्ट के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, और 2-2 3-3 साल भी मैंने देखे हैं कि इशुएंस ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट में लग जाते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक हफ़्ते से शायद ज़्यादा या 10 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। तो पार्टीज़ की मिजरीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो इस पे मेरा सेपरेट लेक्चर आप देख लीजिएगा, तमाम मिसकंसेप्शंस मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। अच्छा, जब भी हम सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो एक इशू आ जाता है कि हेरिटेबल और नॉन हेरिटेबल का। तो बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि कोर्ट को भी अंडरस्टैंड करने में मुश्किल पेश आती है कि कौन से मॉनेटरी बेनिफिट्स जो हैं वो हेरिटेबल हैं और कौन से मॉनेटरी बेनिफिट जो हैं वो नॉन हेरिटेबल हैं। अच्छा, ख़ास तौर पे जब कोई सरकारी मुलाजिम फ़ौत हो जाए तो उसको मुख्तलिफ हेड में मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए, इसमें मैं सिर्फ यहाँ आपको इतना ही बताता चलूँ कि हेरिटेबल एसेट वो होते हैं जो कि पर्सन की डिसीज़्ड की ज़ाती मलकियत होते हैं। वो रकम, वो डेट जो कि उसको जब वो ज़िंदा होता तो उसका राइट था कि उसको वो मिले, तो राइट उसको मिलनी थी। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक मुलाजिम की सैलरी जो है वो कोर्ट ने अटैच की हुई है, 5-6 माह से अटैच है, कहीं भी नहीं जा रही, तो अचानक वो शख्स फौत हो गया।
अब आप देखें कि ये सैलरी जो है उसकी एंटाइटलमेंट है, उसकी मलकियत है, वो मिलनी उससे चाहिए थी, अगर ज़िंदा होता तो उसी को मिलनी थी। अब उसके बाद ये हेरिटेबल एसेट बन गया और ये तकसीम होगा उसके वर्सा के दरमियान में। जबकि नॉन हेरिटेबल वो होता है जो कि आपको कोई शख्स या कोई डिपार्टमेंट एज ए ग्रेस दे रहा होता है, आपकी एंटाइटलमेंट नहीं होती डिसीज़्ड की, वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये मुझे दें, ये मेरी मलकियत है, ये मेरी एंटाइटलमेंट है। वो आपको डिपार्टमेंट जो है बतौर कंसेशन, बतौर डेथ ग्रांट दे रहा होता है या बीवी बच्चों को दे रहा होता है। तो वो जो कंसेशनल पेमेंट है या ग्रांट्स वगैरह हैं जो कि मर्ज़ी से दी जाती हैं, वो तकसीम नहीं होती वर्सा के दरमियान में। वो उस डिपार्टमेंट की, उस शख्स की मर्ज़ी है कि वो अपने रूल्स बना ले या रूल्स ना बनाए, जिसको वो चाहे दे। अमूमन देखा गया कि तमाम डिपार्टमेंट्स ने, प्राइवेट हैं या सरकारी हैं, उन्होंने अपने रूल्स बनाए होते हैं जिसके तहत वो उनका दिल चाहे तो वो सारी माँ को दे दें, बाप को दे दें, बीवी को दे दें, किसी बेटी को दे दें या किसी बेटे को दे दें, वो वर्सा में तकसीम नहीं होते। फैमिली केस में रिटर्न स्टेटमेंट का सिर्फ 15 दिन ही टाइम है। मैंने देखा कि 15 दिन के बाद भी तारीखें मांग रहे होते हैं। फैमिली कोर्ट में तो शायद अगर आप इसे गौर से पढ़ें तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तो इसके पास तो शायद कोर्ट के पास भी इख्तियार नहीं है कि वो आपको आपका राइट स्ट्रक ऑफ करे। इट स्टैंड्स ऑटोमेटिकली स्ट्रक ऑफ अगर आप 15 दिन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फ़ाइल नहीं करेंगे। हाँ, टाइम वहाँ से शुरू होगा जब आपकी फ़र्स्ट अपीयरेंस कोर्ट के अंदर होगी, वहाँ से आपका टाइम शुरू होगा। तो इसको देखा करें कि 15 दिन के अंदर अंदर जवाब दे दिया करें, अदरवाइज़ कोर्ट की मजबूरी होता है तो इसमें बड़ी नाइंसाफ़ी होने का खदशा मौजूद रहता है। आप ये देखिएगा कि जब भी कोई मेंटेनेंस का या डाइवोर्स का सूट फाइल होता है तो उसका जवाब आने के बाद डिफेंडेंट हस्बैंड एक सेपरेट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का दावा दायर कर देते हैं। अब ये देखें कि सेक्शन 9(1)(a) है जो कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का, वो ये कहता है कि आपने जो रेस्टिट्यूशन का जो डिफेंस है वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ही लेना है। सेपरेट सूट स्पेसिफिकली बार्ड है तो, लेकिन वो सेपरेट सूट भी आ जाते हैं, फिर वो चलते भी हैं, फिर वो डिसाइड भी होते हैं। तो लॉ की स्पिरिट को बहरहाल हमने फॉलो करना है, तो उसमें वो रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ही रेस्टिट्यूशन का आपने क्लेम लेना है, उसके लिए सेपरेट सूट नहीं आ सकता। लिस्ट ऑफ रिलायंस और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में अक्सर नहीं लगी होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो बाद में कोर्ट के लिए भी और आपके लिए भी प्रॉब्लम पैदा करते हैं और आपका बाज़ औक़ात आपको इसका लॉस भी होता है। तो ये लिस्ट ऑफ रिलायंस और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका ख्याल रखा कीजिए कि इनको ज़रूर टाइम पे लगाइए फैमिली केसेस। फिर अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि आप जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वकला साहबान अपनी स्टेटमेंट में पेश कर रहे होते हैं। देखिए, जिस डॉक्यूमेंट पे, प्राइवेट डॉक्यूमेंट पे क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका ही नहीं मिला, उसकी लीगल वैल्यू क्या होगी। चलें, किसी हद तक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन मैं उसमें भी समझता हूँ कि बाज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट की नेचर भी ऐसी है कि वो भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की स्टेटमेंट में आने होते हैं। वो प्रॉपर टाइम है उनको पेश करने का, या इवन अगर एफिडेविट इन एविडेंस दे दिया तो जब वो कोर्ट में आते हैं तो उस वक्त अपनी स्टेटमेंट दे के वो सारे के सारे एग्जिबिट करवाया करें, क्योंकि एग्जिबिट करवाने के बाद दूसरी पार्टी के पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी होती है कि उनको क्रॉस कर सके। अदरवाइज दोज विल बी एक्सक्लूडेड फ्राम कंसिडरेशन। अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस पर जजमेंट भी मौजूद है, वह 2020 PLD 749 सुप्रीम कोर्ट मंजूर हुसैन वर्सेस मिस्री खान। फिर आप देखते हैं हम कि इशू जब फ्रेम हो जाते हैं तो लॉ के मुताबिक आपको विदिन 3 डेज़ जो विटनेस आप कॉल करना चाहते हैं अंडर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, उनके नाम आपको देने होते हैं, उसकी पिटीशन आपको देनी होती है या इंटीमेट करना होता है। लेकिन इसका भी ख्याल नहीं रखा जाता। बाद में दरख्वास्तें आती हैं, जी हमने निकाह खां को बुलाना है, हमने यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी को बुलाना है, तो उसमें टाइम भी कंज्यूम होता है, प्रोसीडिंग्स भी प्रोलॉन्ग होती हैं और बाज़ औक़ात तो इजाज़त भी नहीं मिलती, तो आपको ख़ुद उसका लॉस होता है। अच्छा, राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन वेयर डिफेंस स्टैंड स्ट्रक ऑफ, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन अब दोबारा से मैं मुख्तसर आपको बता दूं कि उसका राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन कभी भी ख़त्म नहीं होता। देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ की थी इस वीडियो में कि कुछ अफर्मेटिव फैक्ट्स होते हैं, कुछ डिनाइल होते हैं। जहाँ तक अफर्मेटिव फैक्ट है उसको हमेशा डिसप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, एक शख्स कहता है कि मैं ये पाकिस्तान में था, इसने मेरे साथ एग्रीमेंट टू सेल किया। और दूसरा शख्स या डिफेंडेंट कहता है कि मैं तो उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, मैं अपना पासपोर्ट और वीज़ा देना चाहता हूँ, फिर साबित करेगा मैं मौजूद नहीं था, हम उसको नहीं रोक सकते। हाँ जी, रोका किस बात से गया कि वो डिफेंस में एविडेंस कोई नहीं दे सकता, यानी उसके पास अफर्मेटिव फैक्ट है ही नहीं है, क्योंकि उसने रिटन स्टेटमेंट ही फाइल नहीं की। जब अफर्मेटिव फैक्ट्स ही नहीं है तो वो डिफेंस किस चीज़ का लेगा, किस चीज़ को वो साबित करने जा रहा है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका जो है इसको हमेशा मिलता है और एविडेंस वो दे सकता है
सॉरी मैं ये बताना भूल गया कि वो अपनी एविडेंस इन रिबटल दे सकता है, यानी जो मैंने पासपोर्ट वगैरह का जिक्र किया, वो इन एविडेंस रिबटल दे सकता है टू डिसप्रूव और टू रिबट अफर्मेटिव फैक्ट्स। क्रॉस एग्जामिन तो वो कर ही सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये था कि वेदर ही कैन प्रोड्यूस हिज एविडेंस, वो एविडेंस इन रिबटल दे सकता है हमेशा। एक हमने और थोड़ा सा मिसकंसेप्शन देखा है, जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री पास होती है तो वुमन कोर्ट कहती है कि सब्जेक्ट टू रिटर्न सरेंडर रिलिंक्विश ऑफ डावर। अब हस्बैंड उस पर एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल कर देता है कि जी मेरा डावर वापस दिलवाया जाए। देखिए कोर्ट ने तो आपसे सिंपल ये कहा है कि अगर डावर दिया गया तो वापस हो जाएगा, अदरवाइज ये सरेंडर हो जाएगा। कोर्ट ने डिटरमिन ही नहीं किया, इस पे एजुडिकेट ही नहीं किया मैटर को कि वेदर हैज़ बिन गिवन और नॉट। उसके लिए आपको सेपरेट सूट फाइल करके कोर्ट से आपने डेक्लरेशन लेना है, वो राइट्स अभी डिटरमिन होना है कि आपने दिया या नहीं दिया, बीवी के पास मौजूद है या नहीं मौजूद। तो इसका भी ख्याल रखा करें कि एग्जीक्यूशन पिटीशन जो है वो नहीं आनी चाहिए। अगरचे एक जजमेंट मुझे नज़र आई थी, लेकिन बहरहाल इसके दूसरे जजमेंट्स ज़्यादा उनका वेट है और ज़्यादा मेजॉरिटी में है कि आप जो एग्जीक्यूशन नहीं आ सकती डायरेक्ट अनलेस इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट दैट डावर वाज पेड एंड शी इज़ रिफ्यूजिंग टू रिटर्न डावर कंट्यूमेशियसली। फिर ये होता है कि हस्बैंड या तो अपनी रिटर्न स्टेट में ही क्लेम कर लेता है या सेपरेट सूट फैमिली कोर्ट में फाइल कर देता है कि जी मेरे भी ये सामान उठा के ले गई है, मेरे भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स और प्रीशियस कॉस्ट्यूम्स वगैरह उठा के ले गई है, चीज़ें ले गई है। फैमिली कोर्ट एक्ट की जुरिस्डिक्शन में आती नहीं है बात, ये आपको सिविल कोर्ट में जाके सूट फाइल करना पड़ता है। फैमिली कोर्ट शेड्यूल बात करता है बिलोंगिंग्स ऑफ द वाइफ की, नॉट द बिलोंगिंग्स ऑफ द हस्बैंड। तो इसको आप ख्याल किया कीजिए कि हस्बैंड मस्ट फाइल ए सिविल सूट फॉर रिकवरी ऑफ आर्टिकल्स इफ़ दोज हैव बीन अलेजेडली टेकन अवे विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड। डावर डिग्री कर दिया प्रॉपर्टी जो कि जॉइंट प्रॉपर्टी थी, अब उसकी पार्टीशन होनी है, एग्जीक्यूशन में आपको कब्ज़ा नहीं दिलाया जा सकता, तो उसको पार्टीशन करवा के ही आपने कब्ज़ा लेना। मैं आपको जजमेंट रेफ़र कर देता हूँ, मुसम्मात किश्वर वर्सेस अब्दुल दियान 2004 CLC 203 पिशावर। अच्छा, कस्टडी मैटर में जब एक्सेप्ट हो जाती है पिटीशन तो बाज़ औक़ात फादर या रिस्पोंडेंट बच्चों को मुल्क से बाहर ले जाते हैं। तो अब यूजुअली कोर्ट इंटरपोल को नोटिस कर देती है, इस तरह की कोशिशें करती है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो हेग कन्वेंशन है स्पेसिफ़िकली शेड्यूल में शामिल कर दिया गया है, इसके तहत ऑफिसेस भी मार्ज़ वजूद में आ चुके हैं, तो इसके लिए अब बच्चों के गैर मुल्क से रिकवरी का सिचुएशन बड़ी आसान हो गई है। तो आप ये देखें कि हेग कन्वेंशन ऑन द सिविल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन 1980, इस पे हमने सिग्नेटरी भी हैं, हमने साइन किए हुए हैं। ये हमारे शेड्यूल में सीरियल नंबर 6A पे मेंशन है, और इसके मुताबिक जो है जो ऑफिस कंसर्न बना हुआ है, आप वहाँ अप्रोच करके कोर्ट की मदद से डायरेक्शन जारी करवा के बच्चे को बरामद करवा सकते हैं दूसरे मुल्क से। अफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट डाइवोर्स का, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। अमूमन इफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट पेश किया जाता है ये साबित करने के लिए कि ये हमें जो है तलाक फ़लाँ तारीख को से शुरू होगी या फ़लाँ से ना, इवन के रेट पिटिशंस फाइल होती हैं। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। देयर इज़ नो पावर कन्फर्ड बाय एनी लॉ अपॉन द चेयरमैन यूनियन आर्बिट्रेरी काउंसिल जो है कि वो इशू इफेक्टिवनेस का सर्टिफिकेट जारी करे। उसके पास कोई पावर नहीं है, आपको ज़रूरत भी नहीं है उसकी। किस लिए ज़रूरत है? इस्लाम ये कहता है, इस्लामिक लॉ ये है कि जब भी वो तलाक देगा, औरल देगा, डॉक्यूमेंट्री देगा, किसी भी तरीके से आपको तलाक देगा, तो उसको बस अगर साबित हो जाए तो वहाँ से इद्दत का पीरियड शुरू होना है, वहीं से तलाक कंसिडर होगी। तो कोई लॉ ऐसा नहीं है कि जो तलाक जो है वो इसको ऐसे कर दे कि इवन के अगर वो उसमें लिखा भी हुआ फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के अंदर के तलाक उस वक्त से इफेक्टिव शुरू होगी जब आप नोटिस देंगे उसके 90 डेज़ के बाद। लेकिन अब जजमेंट्स आ गई हैं कि इस्लामिक प्रोविजंस के अगेंस्ट है, तो वो उसको फ़ैसला हमने इस्लामिक लॉ के मुताबिक ही करना है। तो अब देखेंगे कि उसमें वर्डिंग मौजूद है मुस्लिम लॉ फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 में सेक्शन 7 या उसका है शायद, वो ये आपको बताता है कि व्हेन एवर ए हस्बैंड हैज़ डाइवोर्स्ड हिज वाइफ, किसी भी मोड में, यानी उसने औरल दे दी तलाक, उसने लिख के दे दी तलाक, उसने क्या करना है? ही मस्ट सेंड ए नोटिस ऑफ हिज हैविंग डन सो टू द कंसर्न्ड आर्बिट्रेशन काउंसिल जो यूनियन काउंसिल में मौजूद है, सो डैट द प्रोसेस में बी एक्टिवेटेड, जो कि कानून ने कहा है कि इनकी जो मसालियत या रिकन्सिलिएशन की कोशिशें वहाँ पे होनी है वो हो सके शुरू।
तो अब वहाँ पे पार्टीज़ आ जाती हैं, उसका इफेक्टिवनेस का सर्टिफिकेट जारी करवा लेती हैं, देर से करवाती हैं, जल्दी करवाती हैं, उसके बाद कहते हैं तलाक तब हुई है, तलाक तब नहीं हुई, इस तरह की बातें। इसका कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी किस्म का। उसके पास पावर ही कोई नहीं है, उसने सिर्फ एफर्ट करनी है, उसके बाद उसने खामोश हो जाना है। कानून कहता है जैसे ही वो 90 दिन गुजरेंगे तो ऑटोमेटिक तलाक हो जाएगी, तो वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन कहती है, इस्लामिक लॉ तो डिफरेंट कहता है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई प्रोविजन मिले तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इवन के हाई कोर्ट्स की जजमेंट मौजूद हैं इस पर कि ना तो उनके पास कोई पावर है तो ना वो ये जारी कर सकते हैं। लेकिन अब वो जारी क्यों करते हैं? वो इसका जो हमें इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स हुए बुनियादी तौर पे, जिसकी वजह से हम लोग खामोश हो गए, आप सब लोग खामोश हो गए, कि वो नादरा ऑफिस में चल जाता है। वो बाज़ औक़ात एक प्रूफ होता है कि जी मसालत की प्रोसीडिंग्स बेसिकली हुई थी, वहाँ पे एफर्ट हुई थी, या इसने नोटिस दिया था। ये क्योंकि नोटिस ना देना ऑफेंस है उस कानून के तहत, कि अगर हस्बैंड नोटिस नहीं देगा तो ऑफेंस है, इसकी कंप्लेंट फाइल होती है और मैजिस्ट्रेट इसको ट्राई करता है, उसको सज़ा हो सकती है। तो बेसिकली इट इज़ अ शील्ड एंड प्रोटेक्शन फॉर दी हस्बैंड, के देखें मैंने तो नोटिस भी दिया था, तो मैं आई एम नॉट लाइबल फॉर दिस प्रोसीडिंग। तो इस मकासद की वजह से हम इस पे खामोश हो जाते हैं कि ठीक है अगर वो जारी कर रहे हैं, लेकिन अगर लॉ की बात करें तो ये उनके लिए ना उनके इख्तियार में आता है और ना ये कोर्ट के लिए भी ज़रूरी नहीं है। इस पे जजमेंट मैं आपको बता देता हूँ। इस पे जजमेंट है 2006 YLR 1753, दूसरी जजमेंट है 2014 PLD 494, तीसरी जजमेंट है 2017 PLD 364। अभी हमने देखा कि पिछले दिनों मैंने भी, मेरी नज़रों से भी गुजरा कि जब सेकंड मैरिज के ख़िलाफ़ जो कि विदाउट कंसेंट फ़ाइल की होती है या विदाउट परमिशन, तो कंप्लेंट आ जाती है जिसमें रिश्तेदारों को भी फरीक बना लिया जाता है, माँ बाप को भी फरीक बना लेते हैं। तो हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि जो इसकी सेकंड मैरिज की अबैटमेंट है ये जुर्म नहीं है और ना इस पर उनकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। तो इस पर जजमेंट है 2009 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1189 लाहौर। इसी तरीके से एक्स पार्टी ऑर्डर के बारे में भी मिसकंसेप्शन है। हम एक्स पार्टी ऑर्डर को एक सब्सटेंटिव ऑर्डर और बड़ा सेंक्टिफाइड ऑर्डर समझ लेते हैं और उस पर डट जाते हैं कि इसके ख़िलाफ़ तो एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ हुआ है, तो अब तो ये शायद इसको मार देना चाहिए, ये आ ही नहीं सकता, कोर्ट में भी खड़ा नहीं हो सकता ये जब तक एक्स पार्टी ऑर्डर सेटिस्फाइड ना करवा ले। ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, एक्स पार्टी ऑर्डर इज़ ए mere declaration of the court regarding the absence and the intention of the court कि ठीक है नहीं आता ना आए, we will continue our proceedings, बस सिंपल, that is that। अब देखें, डिफेंडेंट की मर्जी है, डिफेंडेंट कैन नॉट बी रेस्ट्रेंड फ्रॉम ज्वाइनिंग द प्रोसीडिंग्स। अगर एक डिफेंडेंट फॉर इंस्टेंस आप एक कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया, एक्स पार्टी ऑर्डर करने के बाद 1 साल तक कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई, एडजर्नमेंट सी होती रही, साल बाद आके जैसे ही आप विटनेस लेके आते हैं, डिफेंडेंट कहता है मैंने क्रॉस करना है, ही कैन नॉट बी रेस्ट्रेंड, आप नहीं उसे रोक सकते। वो आपको पिटीशन बेशक ना दे फॉर सेटिंग साइड एक्स पार्टी ऑर्डर, ज़रूरत ही कोई नहीं है उसको देने की, कि अगर वो चाहते हैं मैंने कार्रवाई में हिस्सा लेना, और लेकिन इसका लॉस उसको क्या है। फ़र्ज़ करें अब वो बाकायदा कार्रवाई में हिस्सा ले रहा है और एंड तक गया, उसको कोई लॉस नहीं हुआ। लॉस कब होता है? जब एक्स पार्टी ऑर्डर के बाद कोई एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं, कोई एविडेंस रिकॉर्ड हो गई है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आके या केस कहीं आगे चला गया है, या कोर्ट ने कोई ऑर्डर अनाउंस कर दिए हैं, तो वहाँ पे उन प्रोसीडिंग्स को जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं करवाएंगे, प्रोसीडिंग्स को जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं करवाएंगे तो यू आर बाउंड बाय दोज प्रोसीडिंग्स। तो अगर आप फ़र्ज़ करें, आप समझते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी में, डिफेंडेंट की गैर मौजूदगी में सिर्फ़ और सिर्फ एफिडेविट्स आए हैं विटनेसेस के, और साथ ही वो आ गया जी कि मैंने तो जो है ठीक है, जो एफिडेविट आ जाएँ तो मैं क्रॉस करूँगा, या इस दौरान कोई पिटीशन फ़ैसला हो चुकी है, अब उसको नहीं सेटिस्फाइड करवाना चाहता, उसके ख़िलाफ़ नहीं वो इतनी ज़्यादा जाती, तो वो ना करवाए, उसकी मर्ज़ी है। हाँ, लेकिन एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिस्फाइड ना करवाने का एक लॉस है, वो ज़रूर आपके ज़हन में होना चाहिए। वो ये है कि आपकी मर्ज़ी, आप एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिस्फाइड करवाएं ना करवाएं, आप प्रोसीडिंग कंटिन्यू करें, लेकिन इसका लॉस ये है कि सब्सिक्वेंटली ड्यू टू सम जेन्युइन रीज़न अगर आप गैर हाजिर हो गए तो प्रोसीडिंग नहीं रुकेगी, फिर वहाँ पे प्रोसीडिंग चलती रहेगी, क्योंकि एक्स पार्टी ऑर्डर आपने सेटिस्फाइड नहीं करवाया, आपने ज़रूरी नहीं समझा, ज़रूरी है भी नहीं है। अगर आप समझते हैं कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई तो फिर वहाँ पे यू आर बाउंड बाय दोज प्रोसीडिंग्स जो आपकी एब्सेंस में हो चुकी हैं। तो इसलिए यूजुअली तौर पे एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिस्फाइड करवा लेते हैं लोग, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी ऑन दिस लेक्चर।